Hello, all. A very warm good morning to all of you. I know it won't be a good morning for everybody when you watch my lecture. So, anyways, but good morning to you. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 13th of December, that is of today. My name is Rahul Kopulwar and I am your faculty for general awareness. Some of the news that we are going to discuss today is with respect to fiscal prudence, IIP, fintech, FACE, Operation 1027, inflation in states, and SEBI's update to AIF, and so on and so forth. So, without wasting any further time, let's move on to our first news, and that is with respect to IIP. IIP stands for Index of Industrial Production. तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी रिसेंटली बढ़ गया है। अभी रिसेंटली मतलब अक्टूबर मंथ में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया है। बढ़ गया है मतलब क्या बढ़ गया है यार? तीन सेक्टर्स है, तीन सेक्टर्स में हमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है। कौन कौन से तीन सेक्टर्स? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन सेक्टर में क्योंकि ग्रोथ हुई है तो हम बोल रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जाता है ये तीन सेक्टर्स का आउटपुट देखते हुए। पहला है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन सेक्टर्स मिलके टोटल कितने आइटम्स होते हैं? ये तीन सेक्टर्स मिलके टोटल 543 आइटम्स होते हैं। ओके, पहले 352 हुआ करते थे, नाउ इट इज 543 आइटम्स। तो ये आइटम्स में, ये सेक्टर्स में सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये आईआईपी बास्केट में सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है? दैट सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इट कंप्राइजेस ऑफ 478 आइटम्स। तो 478 बाय 543 कर लो, कितना हो रहा है? So that is approximately 88% कंट्रीब्यूशन तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही करता है। तो अगर हमारे कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करते हुए हमें दिखा तो आप ये समझ लेना कि हमेशा आईआईपी की ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, तो आईआईपी कैलकुलेट किया जाता है तीन सेक्टर्स के बेसिस पे, एक तो है माइनिंग, एक तो है मैन्युफैक्चरिंग और एक तो है इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों सेक्टर्स मिला के टोटल कितने आइटम्स होते हैं? 543 आइटम्स होते हैं। वो 543 आइटम्स में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, तो ये जो आईआईपी का डेटा है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? या डेटा प्रोड्यूस किया है ना उन्होंने, स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस किए है ना उन्होंने, स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा। तो ये मिनिस्ट्री किसके अंदर आएगी? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। ये ऑफिस दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। वहां के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है? दैट इज राव इंदरजीत सिंह। ओके, तो अक्टूबर मंथ में हमें 11.7% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है व्हेन वी कंपेयर दैट विद 6.8%। जिनका अभी अगले महीने या अगले के अगले महीने एग्जाम है वही लोग इसको याद रखिए कि ये डेटा वही लोग याद रखिए। बाकी लोग तो बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये डेटा हर महीने आएगा। आपको जब भी आपका एग्जाम होता है उसके पहले एक महीने पहले का ही डेटा आपको पता होने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हर महीने डेटा आता है तो वो पीछे का डेटा ऑब्वियसली नहीं पूछते हैं। बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पे कभी भी सवाल आता है कि ये आईआईपी में कितने सेक्टर्स होते हैं और वो सेक्टर्स में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है आईआईपी में? सो वो कंट्रीब्यूट करता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, तो अब ये 11.7% ग्रोथ हुई है, क्यों देखने के लिए मिली है हमें? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ग्रो हुआ है, माइनिंग सेक्टर ग्रो हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हुआ है। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हुआ है व्हेन वी कंपेयर दैट विद सितंबर, कितने परसेंट से ग्रो हुआ है? 10.4% से। माइनिंग 13.1% से और इलेक्ट्रिसिटी 20.4% से ग्रो हुआ है। इसीलिए आपको ऑन एन एवरेज आईआईपी का ग्रोथ देखने के लिए मिला है
of 11.7% in the month of October. Okay. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी डेटा आपका कौन देता है? NSO ही देता है, and which is the body which comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. उन्होंने नवंबर में बताया है कि अक्टूबर के मुकाबले हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया है। कितना हो गया यार नवंबर में इन्फ्लेशन? 5.55% हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पल्सेस और शुगर की प्राइसेस बढ़ गई है। शुगर के प्राइसेस को रोकने के लिए क्या किया है हमने? पढ़ा है ना आपने? कंपनीज को बोल दिया, शुगर कैन मिल्स को बोल दिया कि आप इथेनॉल मत बनाओ, आप शुगर कैन से इथेनॉल प्रोड्यूस मत करो, क्योंकि अगर आप इथेनॉल प्रोड्यूस करोगे तो शुगर का सप्लाई इकोनॉमी के अंदर नहीं रहेगा। अगर शुगर का सप्लाई इकोनॉमी के अंदर नहीं रहेगा बट उसकी डिमांड तो हमेशा हाई रहेगी, तो जिसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा। यही इन्फ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि शुगर कैन से आप इथेनॉल मत बनाओ अगले 7 से 8 महीने के लिए। आप क्या करो? बस शुगर कैन से बस शुगर का प्रोडक्शन शुरू रखो। ओके। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पल्सेस की भी प्राइस क्यों बढ़ गई है पता है आपको? क्योंकि बारिश नहीं आई है। बारिश नहीं आने की वजह से पल्सेस उग नहीं पा रहे हैं, वेजिटेबल्स उग नहीं पा रहे हैं, फ्रूट्स का ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो सप्लाई नहीं है, बट इनका डिमांड तो हमेशा ज्यादा रहेगा। When demand is exceeding the supply, we tend to see the inflation. As simple as that. मैंने ये बार बार डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो बट इन्फ्लेशन की जब भी हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको डिसइन्फ्लेशन भी पता होना चाहिए, डिफ्लेशन भी पता होना चाहिए। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर कल के लेक्चर में ही हमने बात किया है। सो जिनको भी डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं पता, प्लीज एक बार वो देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी हुई। उन्होंने अपना प्रोजेक्शन इंक्रीज करके 7% कर दिया ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। पहले उनका कितना था? 6.5%। ये भी सबको पता है क्योंकि ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा हुआ है। ओके। फिस्कल प्रूडेंस, व्हाट इज मेंट बाय फिस्कल प्रूडेंस? यार बस बज़वर्ड है ये, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम कम से कम खर्चा करेंगे, ठीक है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, ठीक है। हमारे पास जितना पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास जितना पैसा आ रहा है, जितना रेवेन्यू आ रहा है, हम उसके हिसाब से ही खर्चा करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल प्रूडेंस। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कल ही बोला था पार्लियामेंट में, लोकसभा में, जस्ट अ सेकेंड, उन्होंने ये बोला था कि हम फिस्कल प्रूडेंस हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इंडिया या फिर खुद भी देख लो, अगर खुद ज्यादा पैसा खर्च करते हैं हमारे इनकम से, तो क्या होता है? हम जरूरत की चीजों को पूरा नहीं कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। तो सेम इज द केस विद गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट फालतू चीजों पे अगर खर्चा कर रहा है तो इंडिया में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा क्या? पॉवर्टी को भगाया जा सकेगा क्या? ग्रीन इनिशिएटिव्स पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए हमेशा आपको और गवर्नमेंट को भी एक्सपेंडिचर हमेशा कम करना चाहिए एज कंपेयर टू इट्स इनकम, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम एक्सपेंडिचर हमारा लिमिट में करेंगे हमारे इनकम को देख के, ओके। बट आपको ये तो पता है यार कि हमेशा हमारा एक्सपेंडिचर तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा एज कंपेयर टू इनकम, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट। When the total expenditure is exceeding the total revenue, then we say that is the meaning of budget deficit, ठीक है। अभी बजट डेफिसिट को आप फिस्कल डेफिसिट भी समझ सकते हो अगर आपको क्लियर आइडिया नहीं है तो। मैं आज ही आरबीआई का एक स्टडी ऑफ फाइनेंसेस का रिपोर्ट आया है, वहां पे मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं कि व्हाट इज मेंट बाय फिस्कल डेफिसिट, व्हाट इज मेंट बाय revenue receipts, what is meant by revenue
डेफिसिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपको अभी आइडिया नहीं है तो हैंग ऑन, आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या है और बजट डेफिसिट क्या है। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू देन वी से दैट इज अ बजट डेफिसिट। ठीक है, तो हमेशा आप देखोगे कि इंडिया का बजट डेफिसिट ज्यादा ही ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इंडिया के पास इतना इनकम नहीं है, बट हमें उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर करने होते हैं। क्यों करने होते हैं? क्योंकि हमें लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना है, हमें लोगों को पॉवर्टी से निकालना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने हैं, इसलिए हमारा एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा ही ज्यादा रहता है। ओके, सो इसीलिए इस साल का अगर आप देखोगे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, कितना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर का? 5.9% ऑफ द जीडीपी। ओके, तो जितना भी जीडीपी है, कितना जीडीपी है हमारा, मान के चलो 100 करोड़ हमारा, चलो एग्जैक्ट फिगर ले लो, 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर हमारा जीडीपी है, उसका 5.7 कर लो, कितना हो रहा है? 5.7%। सो अप्रोक्सीमेटली 0.21 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हमारा फिस्कल डेफिसिट रह सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो फिस्कल प्रूडेंस हमारी प्रायोरिटी है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। और हमें यह भी पता है कि जो भी Q2 था वहां पे हमारा जो जीडीपी है, वो जीडीपी हमें 7.6% को देखने के लिए मिला है। एंड दिस 7.6% ऑफ Q2 रिजल्ट is the highest in the world. ठीक है, this is the static fact that you should remember. Next we move on to supplementary demand for grants. अभी ये क्या होता है यार? गवर्नमेंट को तो पता है, गवर्नमेंट ने मान के चलो कि उन्होंने बोला हम फर्टिलाइजर के लिए 10,000 करोड़ का सब्सिडी देंगे, बट उनको पता है 10,000 करोड़ का सब्सिडी अभी हमारा खत्म हो गया है और हमें और कोई फार्मर्स को फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देनी है। अगर नहीं देंगे तो ऑब्वियसली फार्मर प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। वो अगर उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है तो गवर्नमेंट को वोटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि फार्मर एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है गवर्नमेंट का। तो यार गवर्नमेंट को पता है हमारा अगर बजट खत्म भी हो गया तो हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए रहेगा। ठीक है, तो इस केस में फर्टिलाइजर सब्सिडी 10,000 करोड़ थी, बट गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपीस फॉर एन एग्जांपल एक्स्ट्रा चाहिए थे। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट पार्लियामेंट से अप्रूवल लेगा कि आप हमें कुछ एडिशनल पैसा दे दो इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर चीजों के लिए स्पेंडिंग करना है। तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब वही चीज होती है क्या, कि हमारा बजट ये पर्टिकुलर चीज के लिए खत्म हो गया है, बट हमें कुछ और एडिशनल पैसा चाहिए, कुछ और सप्लीमेंट्री पैसा चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोगों को अच्छी सी अच्छी सेवा दे पाए। तो लोकसभा ने अप्रूव किया इनका डिमांड, कितना अप्रूव किया? 1.29 ट्रिलियन रुपीस का डिमांड को अप्रूव किया है। ओके, तो ये एडिशनल स्पेंडिंग कहाँ पे लगने वाली है? सबसे ज्यादा स्पेंडिंग फर्टिलाइजर में लगाया जाने वाला है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रांट्स। फर्टिलाइजर में कितना? 13,351 करोड़। ठीक है, तो याद रखो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर में लगेगा, उसके बाद फूड सब्सिडीज में लगेगा, उसके बाद गारंटी रिडम्पशन फंड में लगेगा, और उसके बाद डिफेंस स्पेंडिंग में लगेगा। गारंटी रिडम्पशन फंड मतलब क्या? एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरा स्कीम का नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलती है कि आपके पास जब भी कोई माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस आ रहे हैं तो आप उनको ना कुछ अमाउंट ऑफ लोन तो आप दो ही दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये छोटे छोटे बिजनेसेस का ग्रो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ग्रो होंगे तो ही जाके इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो ग्रो होंगे तभी जाके इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, वो ग्रो होंगे तभी जाके इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को बोलती है कि आप ऐसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आप लोन दो। ठीक है,
बट इनको पता है यार, बैंक्स को पता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पता है, अगर हम ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को लोन देंगे ना, इनका बिजनेस अगर बंद हो गया तो हमारा पैसा भी डूब जाएगा, और इनका बिजनेस डूबने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि छोटे छोटे बिजनेसेस है यार। ठीक है, तो बैंक बोलती है नहीं नहीं यार हम नहीं देंगे, बट गवर्नमेंट तो बोल रही है दो, बैंक बोल रही है कि हम नहीं देंगे, गवर्नमेंट तो बोल रही है दो। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक को गारंटी प्रोवाइड करेगी कि यार वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अगर आपका लोन डिफॉल्ट करती है तो एज अ गवर्नमेंट बोलेगी बैंक को कि हम लोग आपको जितना भी पैसा डुबाया है वो पैसा हम वापस कर देंगे। ठीक है, तो अगर एमएसई ने अगर पैसा डुबाया है तो गवर्नमेंट वो पैसा रिफंड कर देगा टू दी बैंक्स। कितना करेगा, देयर इज अ सर्टेन लिमिट फॉर एनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कुछ अलग लिमिट है, दूसरे स्कीम के लिए कुछ अलग लिमिट है, तीसरे स्कीम के लिए कुछ अलग लिमिट है। सो इट डिपेंड्स ऑन स्कीम टू स्कीम, बट गारंटी रिडम्पशन फंड आपको समझ गया है जितना मुझे ये लगता है। तो एक फंड बना हुआ है, वो फंड से गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है टू दी पर्टिकुलर बैंक्स। ये बोलता है कि यार एमएसई ने अगर पैसा डुबा दिया तो हम लोग आपको पैसा दे देंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। राजस्थान सीएम, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अभी रिसेंटली बनाया गया है भजनलाल शर्मा को, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अभी ये जो भजनलाल शर्मा है कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे वो भी पता होना चाहिए, वो जीते थे संगानेर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भजनलाल शर्मा के अंदर दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी रहेंगे राजस्थान के, जिनका नाम है दिया कुमारी एंड प्रेमचंद बैरवा। ओके, तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा वो कहां से जीते थे वो पता होना चाहिए, दैट इज संगानेर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विच कम्स इन द जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट इज फॉक्सकॉन। यार फॉक्सकॉन ने एक एप्पल दैट इज आईफोन का बहुत बड़ा सप्लायर है, तो फॉक्सकॉन बोल रहा है कि हम इंडिया में नया प्लांट सेटअप करेंगे। कहां पे सेटअप करेंगे, कर्नाटका में सेटअप करेंगे, जिसके लिए इनको कितना पैसा लगने वाला है, 1.67 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज नथिंग बट द 13,911 करोड़ रुपीस। ओके, तो फॉक्सकॉन ये प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है बाय अप्रैल 2024, और जिसके वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50,000 जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगे, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो फॉक्सकॉन कर्नाटका में इन्वेस्ट कर रहा है, कितना कर रहा है, 13,911 करोड़ कर रहा है, जिसके वजह से 50,000 जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगे इंडिया में, दैट इज इन कर्नाटका। नेक्स्ट इज FCEV, दिस इज नथिंग बट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, मतलब क्या यार, आपको पता है कि आपके जो इलेक्ट्रिक बसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, वो किस पे चलते हैं, कोई ना कोई बैटरी लगी होती है, इलेक्ट्रिक बैटरी लगी होती है, उस पे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं। ओके, बट यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी भी लगा हुआ है, अगर वो बैटरी को बनाने का ही मेन सोर्स अगर कार्बन है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी कार्बन एमिशंस तो हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो बैटरी बनाई है वो कार्बन से ही बनाई हुई है। तो अगर कार्बन से बैटरी बनाई हुई है तो ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कार्बन एमिट करेगी, कार्बन एमिट करेगी तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो हमें क्लाइमेट चेंज देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट फ्यूल। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट फ्यूल। अगर आप आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगा रहे हो तो आप बोलोगे कि जो भी एमिशंस आपके गाड़ी से निकल रहे हैं दैट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जिसके वजह से कोई भी पोल्यूशन इंडिया में नहीं हो रहा है। तो टाटा मोटर्स एक पहला ऐसा कंपनी बन गया है जिनको ये सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट मिला है। किस लिए मिला है, क्योंकि उन्होंने अपने बसेस में हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बैटरीज लगाए थे। ठीक है, तो टाटा मोटर्स को ये पहला सर्टिफिकेशन मिल गया है। अभी टाटा मोटर्स के किस तरह के बसेस को ये सर्टिफिकेशन मिला है, ये मिला है टाटा स्टार बस,
4/12 मॉडल, टाटा स्टारबस 4/12 मॉडल। नेक्स्ट इज यार COP28 की क्या क्या बातें हो रही है, हमने बार बार पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे मुझे क्या क्या बताना है आपको, यहाँ पे मुझे ये बताना है कि यार COP28 में ये बात की जा रही थी कि फॉसिल फ्यूल को पूरा का पूरा एलिमिनेट करना है, इसके बारे में एग्रीमेंट साइन होने वाला था COP28 में। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल में हम सारे को खत्म करने वाले थे, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारी तीनों चीजों को हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये पूरे कंट्री से एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स ही है जिसके वजह से पूरे ग्लोब में ग्लोबल वार्मिंग हुआ है और जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो COP28 में यही बात होने वाली थी कि ये फॉसिल फ्यूल्स को हमें एलिमिनेट करना है। बट अभी यहाँ पे क्या बात हुई है कि फॉसिल फ्यूल्स को तो एलिमिनेट करना है, बस कोल को ही एलिमिनेट करना है। हमें क्रूड ऑयल दैट इज पेट्रोल डीजल को एलिमिनेट नहीं करना है, क्रूड ऑयल को एलिमिनेट नहीं करना है। ओके, कोल को करना है बट क्रूड ऑयल को नहीं करना है, ऐसा ये ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। अब यार कोल भी उतना ही पोल्यूशन कर रहा है, क्रूड ऑयल भी उतना ही पोल्यूशन कर रहा है, तो क्रूड ऑयल को क्यों एलिमिनेट नहीं करने की बात की हुई है? ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेसी, बिकॉज ऑफ ओन प्रॉफिट्स। COP अभी कहां पे हो रहा है? UAE में हो रहा है, दुबई UAE में हो रहा है। UAE एक बहुत बड़ा मेजर सप्लायर है ऑफ क्रूड ऑयल टू n नंबर ऑफ कंट्रीज। तो वो खुद चाहेगा क्या कि क्रूड ऑयल को पूरा का पूरा वर्ल्ड एलिमिनेट करे? ऑब्वियसली नहीं चाहेगा। अगर क्रूड ऑयल अगर हम बंद करने की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल दुबई किसी को बेच पाएगा क्या? नहीं बेच पाएगा। अगर दुबई अगर क्रूड ऑयल नहीं बेच पा रहा है तो उसके पास एक्सपोर्ट इनकम आएगी क्या? नहीं आएगी। अगर एक्सपोर्ट इनकम नहीं आएगी तो अगर उसे कुछ चीज इंपोर्ट्स करना है बाहर के कंट्रीज से, जैसे USA से, UK से, तो वो चीज वो इंपोर्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अपना बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, अपने कंट्रीज के बिजनेसेस को सिक्योर करने के लिए UAE ने बोला कि हम क्रूड ऑयल को तो बंद नहीं करेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यार दुबई ने बोला, दुबई को और कौन सपोर्ट करेगा? सऊदी अरब सपोर्ट करेगा, इराक सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार, अगर क्रूड ऑयल का बिजनेस अगर बंद हो गया तो जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट इनकम नहीं आएगी। बट इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने इसको अपोज किया। वो लोग बोलते हैं नहीं यार आपको तो करना पड़ेगा। ठीक है, बट इनके ऑब्जेक्शन लेने से भी कुछ अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक बात बस ये सामने निकल के आई है कि ये ड्राफ्ट में बस कोल को एलिमिनेट करने की बात की हुई है। अगर कोल भी अगर एलिमिनेट किया जाता है फिर भी कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैस हमारे वर्ल्ड में ऑब्वियसली कम होगा ही होगा, एंड दैट इज अगेन सम काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन। दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन ओवर हियर। तो ये देखो, ग्रुप ऑफ 77 में कौन से कंट्रीज है आपको पता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि G77 में बहुत कंट्रीज है। जैसे G20 इज अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड वन रीजन, दैट इज वन यूरोपियन यूनियन। वैसे G77 इज अ ग्रुप ऑफ n नंबर ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर ग्रुप जस्ट लाइक एस G7 एंड G20। तो G20 में अभी एक कौन सा रीजन ऐड हुआ है? यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट G20 में रिसेंटली अभी अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है। रिसेंटली मतलब 3 से 4 महीने पहले। ये बेसिक ग्रुप मतलब क्या है? बेसिक ग्रुप मतलब ब्राजील, BA stands for Brazil, S stands for South Africa, I stands for India and C stands for China। इन लोगों ने भी ऑब्जेक्ट किया था कि हमें फॉसिल फ्यूल को खत्म करना है। इन्होंने बोला था कि हमें फॉसिल फ्यूल को खत्म करना ही करना है। आपको पता है CBDRRC मतलब आपको पता है, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर नहीं पता है, बहुत इजी कंसेप्ट है। मैंने कल
कल के एक दिन पहले पढ़ाया है, वो आप लेक्चर देख लो, आपको आइडिया आ जाएगी कि CBDR मतलब क्या होता है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कोल को कंज्यूम कौन करता है? सबसे ज्यादा ऑब्वियसली करता है चाइना, और उसके बाद आपका नंबर है इंडिया का। ठीक है, यूएई के प्रेसिडेंट कौन है COP28 के? वी हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे। डायरेक्टर जनरल कौन है COP28 के? वो भी पता होना चाहिए, दैट इज माजिद एल सुवेदी। कौन है? माजिद एल सुवेदी। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। हमें पता है कि इस महीने दैट इज नवंबर महीने का 5.55% इन्फ्लेशन था, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वहां पे इन्फ्लेशन नेशनल एवरेज से ज्यादा था। मतलब हमारा जो नेशनल, हमारे पूरे नेशन का जो भी एवरेज इन्फ्लेशन है 5.55% है, बट हर एक स्टेट का भी तो कुछ अपना अपना अलग अलग इन्फ्लेशन होगा ना, वो स्टेट में भी तो कुछ अलग अलग महंगाई होगी ना। तो ऐसे कौन से स्टेट्स है जहां पे इन्फ्लेशन नेशनल एवरेज इन्फ्लेशन से ज्यादा है, दैट इज 5.55% से ज्यादा है? तो वो कौन से स्टेट्स है? यहाँ पे आप लिस्ट देख पाओगे, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पता होना चाहिए। 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इन्फ्लेशन नेशनल एवरेज से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कौन से स्टेट्स में? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है उड़ीसा में। सबसे कम इन्फ्लेशन कहां पे है? सबसे कम इन्फ्लेशन है आपका न्यू दिल्ली में। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट इज एफटीए बार बार हमने बात किया हुआ है, अभी फिर से मैं एफटीए पे नहीं जाऊंगा। एफटीए के बारे में आपको सब कुछ पता है, ठीक है, सब कुछ पता है। नहीं पता है तो कल का लेक्चर देख लो, 7-8 दिन पहले का लेक्चर देख लो, आपको एफटीए बार बार मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक मैंने कम से कम 3 या 4 बार एफटीए के बारे में बात किया हुआ है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे कि जीसीसी कंट्रीज कौन कौन सी है? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरब और यूएई। अभी यहाँ पे हमारा एफटीए अभी तक किसके साथ साइन हुआ है? ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले कंट्रीज में अभी तक एफटीए किसके साथ साइन हुआ है? अभी तक हमारा साइन हुआ है यूएई के साथ, और अभी अगर ये साइन किया जाता है ओमान के साथ तो ये हमारा सेकेंड एफटीए हो जाएगा बिटवीन दिस जीसीसी कंट्रीज। सो याद होना जरूरी है, यूएई इज द फर्स्ट जीसीसी कंट्री through which India and UAE has the FTA, and the second would be the Oman if this partnership, if this agreement comes true. So first is आपका UAE, second is आपका Oman. So Oman will be the second GCC member after the UAE to ink an FTA with India. Okay. इंडिया और यूएई के बीच में पार्टनरशिप सेपा, दैट इज दिस इज अ काइंड ऑफ एफटीए पार्टनरशिप ओनली, जिसको बस हमने अलग नाम दिया है, उसको हम बोल रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये साइन कब हुई है इंडिया और यूएई के बीच में? 2022 में। कब? 18 फरवरी 2022। और ये साइन तो हुई है, बट इसके ऊपर के जो भी गाइडलाइंस लिए थे, लिखे गए थे, ये कब से इफेक्टिव हो गए हैं? ये इफेक्टिव हो गए हैं फ्रॉम 1 मई 2022। ये सवाल अभी जो 4 से 5 महीने पहले आईबीपीएस का एग्जामिनेशन हुआ था, वहां पे ये सवाल आया हुआ था। ओके, हमारी एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। उनका बोलना है कि यार अभी भी इंडिया से अगर कुछ गुड्स ओमान में जाते हैं तो वहां पे हमें ज्यादा टैरिफ्स पे करने को नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी यार फॉर एन एग्जाम्पल कि आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कुछ जा रहे हैं ओमान में, ठीक है, इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिलायंस भेज रहा है ओमान में, तो रिलायंस के गुड्स की वैल्यू है 100 रुपीज। तो रिलायंस के गुड्स पे ना अभी कितने की इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है? बस 5% की। तो जिस केस में रिलायंस का गुड्स मिल रहा है ओमान के कंज्यूमर्स को 105 रुपीज पे, दैट इज अफोर्डेबल। बट अगर ये 5% के जगह अगर हम 0% ड्यूटी लगा दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा से ज्यादा लोग रिलायंस का गुड्स खरीदेंगे ओमान में, जिसके वजह से क्या होगा? रिलायंस का बिजनेस बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा?
इंडिया के पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इनकम आएगा। तो यही चीज यहाँ पे बोली है। ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये थिंक टैंक है, दिल्ली में है। उन्होंने बोला है कि अगर एफटीए साइन होता है तो और ज्यादा गुड्स की हमारी डिमांड बढ़ेगी ओमान में, और जिसके वजह से इंडियन बिजनेसेस को फायदा मिलेगा, और जिसके वजह से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें एक्सपोर्ट इनकम चाहिए ऑफ 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय द ईयर 2030। तो ऑब्वियसली एफटीआई एग्रीमेंट तो साइन करना पड़ेगा ना। ओके, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दैट कॉन्फ्रेंस इज द 74th एडिशन। कॉन्फ्रेंस का नाम है ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे बात किया जाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे ये कुछ यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंट करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रही है। यहाँ पे ये बात होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी रिकमेंडेशंस है वो कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में। ये बात की जाएगी कि इंडिया में बिजनेस कैसे इंप्रूव किया जा सके, डिजिटल इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव किया जा सके, ये चीज यहाँ पे बात होगी। ये कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो हमारी G20 की भी थीम थी। ओके, सो ये कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? देखो यार, किस किस तरह की बात कर रही है? अर्थ की बात कर रही है, फैमिली की बात हो रही है, वन फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, बिजनेस की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। एजुकेशन की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो आ गया, बिजनेस की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी आ गया। यार बिजनेस कब बढ़ेगा? जब एक कंपनीज अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट करेगी, तभी तो जाके उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा ना। ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो अपना बिजनेस इंप्रूव कर पाएगा वो। तो बिजनेस की बात हुई तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज का भी नाम आ गया। कौन से स्टॉक एक्सचेंज का? एनएसई का नाम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या? आपको पता है यार, बिजनेसेस का रॉ मटेरियल, बहुत सारे बिजनेसेस का रॉ मटेरियल ना क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल दैट इज ऑयल एंड गैस है। तो ऑयल एंड गैस अगर रॉ मटेरियल है तो देखो गेल का भी नाम आ गया, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो क्योंकि अर्थ की बात आ गया यार, अर्थ की सॉइल को हमें अच्छे से अच्छा रखना है। अर्थ की सॉइल कैसे अच्छे से अच्छा रखना है? उससे कौन सा नाम याद आ गया आपको? इफको का नाम याद आ गया, फर्टिलाइजर ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद आ गया आपको। सो अर्थ से आपको फर्टिलाइजर का नाम याद आ गया। ओके, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। सोशल साइंस रिसर्च एक बस याद रख लो, एक ही तो चीज याद रखनी है, बाकी तो आपको याद हो गया कि कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो टेक्निक से आप याद रखोगे तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी और ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। पर स्पॉन्सर कौन कर रहा है? ये सारे के सारे नीचे वाले ऑर्गेनाइजेशन जो ये थर्ड लाइन में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज यार फेस। फेस क्या है? ये फेस पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, इसलिए इसकी रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए। फेस का पहले फुल फॉर्म है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। फिनटेक मतलब क्या? ऐसे कंपनीज जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप फिनटेक बोलते हो, ठीक है। जैसे जीरोदा इज अ फिनटेक, स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना वो। स्टॉक ब्रोकिंग इज व्हाट? स्टॉक ब्रोकिंग इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सो उसको आप फिनटेक बोलोगे। मोबीक्विक क्या है? मोबीक्विक इज अ फिनटेक, क्योंकि आपको एक जगह से पैसा जगह ट्रांसफर करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ट्रांसफर करने का आपको ऑप्शन दे रहा है, तो पैसे का लेन देन करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है यार, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको भी तो आप फिनटेक ही बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको आप फिनटेक बोलोगे, ठीक है। अभी ये फेस का काम क्या है? ये फेस इंडस्ट्री बॉडी है फॉर डिजिटल लेंडर्स। तो ये जो भी डिजिटल लेंडर्स है ना, जैसे मोबीक्विक हो गया, धनी ऐप हो गया, पोस्ट पे हो गया, तो इन पे निगरानी बना के रखेगा वो कि ये जो डिजिटल लेंडर्स है
कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं कस्टमर को लोन देते हुए? कस्टमर को के एग्रीमेंट में कुछ और लिखा जाता है, बट कस्टमर के एग्रीमेंट में मान के चलो 10% का इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है पर एनम, बट वो उनको चार्ज कर रहे 25% पर एनम, तो दिस इज काइंड ऑफ फ्रॉड ओनली ना। तो ये फ्रॉड का देखने का काम ही आपका फेस का है। तो डिजिटल लेंडिंग एप्स कुछ फ्रॉड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने का काम आपका फेस का है। तो ये फेस ने फेसेट रिपोर्ट निकाली थी। अपने फेसेट रिपोर्ट में ये इन्होंने कुछ डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। क्या डेटा है आगे देखेंगे हम। चलो, यहां पे बोला है उन्होंने सेकेंड क्वार्टर में ना 31,692 करोड़ रुपीस का लोन बांटा है बाय दिस डिजिटल लेंडर्स। ओके, इन दिस क्वार्टर। पिछले क्वार्टर की हम बात करें, आई मीन पिछले साल के क्वार्टर 2 की हम बात करें, सो वो टाइम पे बांटा था 22,236 करोड़। सो उसके कंपैरिजन में हमारा 43% हुआ है इन दिस क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। क्वार्टर 1 दैट इज पिछले क्वार्टर में, दैट इज क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कितना लोन बांटा था? वहां पे लोन बांटा था 29,875 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये 8th एडिशन है फेसेट रिपोर्ट का, पता होना चाहिए। दिस कंपनी डिसबर्स्ड अमाउंट 24.4 मिलियन लोन्स। तो ये 24.4 मिलियन लोगों को लोन दिए हुए है। कितने रुपए के भी हो सकते हैं, 1 रुपए के हो सकते हैं, 10,000 रुपए के हो सकते हैं, 1 लाख रुपए के हो सकते हैं, 50,000 रुपए के हो सकते हैं। सो ये 24.4 मिलियन लोन्स मिलके उसका अमाउंट 31,692 करोड़ रुपीस हो गया है। ओके, तो याद रखना है। तो अगर हम पिछले साल वाले क्वार्टर 2 की अगर हम बात करें, so that is 39% year on year growth in the volume also। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा लोन क्यों दे रहे हैं ये लोग? क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड है। कंज्यूमर बोल रहा है कि नहीं यार, मुझे तुरंत के तुरंत लोन चाहिए, अगर मैं बैंक में जा रहा हूं तो मुझे नहीं मिलेगा। ओके, मुझे कम से कम डॉक्यूमेंटेशन देके मुझे डिजिटल लेंडर्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंज्यूमर की डिमांड है, उनको जल्दी से जल्दी लोन चाहिए, इसीलिए वो डिजिटल लेंडर्स के पास जा रहे हैं, और जिसके वजह से डिजिटल लेंडर्स अपना बिजनेस को इंप्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन क्या है? एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन इज 10,591 रुपीज। मतलब क्या यार, 10 लोगों को लोन दिया हुआ है, किसी को पांच लोगों को 5,000 का लोन दिया हुआ है, और बाकी 5 लोगों को 10,000 का लोन दिया हुआ है। तो टोटल लोन दिया हुआ है 10 लोगों को मिलके 75,000 रुपीज। 75,000 बाय 10 कितना हो गया? दैट इज 7,500 रुपीज। दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन। ठीक है, तो टोटल लोन बांटे गए हैं 10 लोगों में 75,000 रुपीज। उनका एवरेज कितना हो रहा है? एवरेज कितना? 75,000 by 10, so average is 7,500 rupees। So 7,500 rupees is the average ticket size of the loan। This is an example, ठीक है, but actual amount में कितना है? Actual is 10,591 rupees in this financial year quarter 2। उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी कंप्लेंट्स रिसीव हुए हैं ये डिजिटल लेंडर्स को, वो भी सारे के सारे 99% अभी तक रिजॉल्व किए गए हैं। सबसे ज्यादा किस तरह के कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुए हैं प्लेटफॉर्म पे? क्रेडिट लिमिट रिलेटेड इश्यूज, केवाईसी रिलेटेड इश्यूज, रिकवरी प्रैक्टिसेस जैसे कंप्लेंट्स ही ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिले हैं ये डिजिटल लेंडर्स को। एमएसएमईज, ये आप इसको, ये डेटा आप डिस्क्रिप्टिव में पुट कर सकते हो। ओके, सो एक यार उद्यम पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए। उद्यम पोर्टल मतलब क्या है? ऐसा पोर्टल है, अगर एक एंटिटी है, अगर उसको ऐसा एमएसएमई रजिस्टर्ड होना है तो एंटिटी को उद्यम पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर मैं XYZ एंटिटी हूं, अगर मुझे एमएसएमई की तरह रजिस्टर्ड होना है तो मुझे उद्यम पोर्टल पे जाके मेरा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। So Udyam portal is nothing but the registration portal for any company, for any entity who wants to be registered as a MSME। इस पे सवाल RBI ग्रेड बी फेज 2 2023 ESI के पेपर में आया हुआ था।
वहां पे ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पोर्टल है जहां पे एमएसएमईज रजिस्टर्ड होती है, दैट इज उद्यम पोर्टल। यार एक एमएसएमई का पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एमएसएमई रजिस्टर्ड ही नहीं है तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि इंडिया में कितनी एमएसएमईज है? गवर्नमेंट को अगर पता ही नहीं चला कि कौन से एमएसएमईज है, कितने एमएसएमईज है, तो गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए स्कीम्स निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। अगर एमएसएमई के लिए स्कीम्स ही नहीं निकाल पाएंगे तो एमएसएमई का डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए एमएसएमई को रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एमएसएमई को तरह तरह की सब्सिडीज भी दी जाती है। तो यार अगर कोई एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उनको सब्सिडी भी कहां से मिलेगी? गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है ना कि कौन से एमएसएमईज है, कौन से एमएसएमईज नहीं है। तो जो एमएसएमईज उद्यम पोर्टल पे है वही एमएसएमईज को सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। तो जब से ये उद्यम पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक एमएसएमई सेक्टर में 155 मिलियन जॉब दिए हुए हैं। तो इनमें से भी सबसे ज्यादा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका और तेलंगाना में दिए हुए हैं। ओके, तो देखो अभी क्या है, ये एमएसएमई का शेयर, एमएसएमई इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है हमारे टोटल जीडीपी में? दैट इज 29%। ठीक है, ये चीज अभी के आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू में एक स्टूडेंट को पूछा था, क्योंकि वो बैंक में काम कर रहा था और वो एमएसएमई सेगमेंट से डील कर रहा था। तो इसलिए उसको पूछा कि एमएसएमई कितना कंट्रीब्यूट करती है इन द टोटल इंडिया टोटल जीडीपी। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज 29%। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं पता है तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा ये डेटा। ठीक है, तो और ये कुछ डेटा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज एनपीए। एनपीए यहाँ पे ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता हूँ। अगर मैं एनपीए का डेफिनेशन, बस अगर मैंने आपको 90 डेज का डेफिनेशन बताया तो आप, मुझे लगता है आप वही याद रखोगे। बट एनपीए का डेफिनेशन बस 90 डेज वाला नहीं होता है। फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ एनपीए। तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे अलग ही सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एनपीए एक्सप्लेन करने लगूंगा यहाँ पे सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट विल टेक अराउंड 2 hours। तो इसलिए एनपीए जिसको भी नहीं पता है जस्ट हैंग ऑन, हम कभी और लेक्चर में उसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे न्यूज क्या है वो देख लो। 10 पब्लिक सेक्टर के बैंक्स ना के पास कुछ एनपीए थे। ठीक है, उन्होंने वो एनपीए को बेच दिया। किसको? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को। ये कंपनी क्या है? ये कंपनी आपकी बैड बैंक है। ये बैड बैंक क्या करती है? एनपीएस को खरीदती है फ्रॉम दी बैंक्स। ठीक है, तो एनएआरसीएल बस क्या करती है? एनपीएस को खरीदा जाता है बैंकों से। फॉर एन एग्जांपल, बैंक्स का एनपीए है XYZ बैंक है, उसका एनपीए है 10,000 करोड़। तो एनएआरसीएल क्या करेगा? वो 10,000 करोड़ का एनपीए खरीद लेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो यार एनएआरसीएल, एसबीआई फ्री में थोड़ी ना बेच रही है एनएआरसीएल को। एनएआरसीएल को बोलेगा आप मुझे कुछ पैसा भी तो दे दो। तो एनएआरसीएल वो 10,000 करोड़ के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा एसबीआई को दे देता है। ओके, और जब भी एनपीए जो भी बाय किया है एनएआरसीएल ने, जब भी वो बेचा जाएगा टू एनी काइंड ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जिसको भी वो बेच देगा, जो भी पैसा आएगा एनएआरसीएल को, जिसमें से कुछ हिस्सा बैंक्स को भी दिया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, एसबीआई का एनपीए है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ क्या किया? एसबीआई ने ये एनपीए एनएआरसीएल को बेच दिया। एनएआरसीएल से बोला कि आप मुझे 50% पैसा अभी दे दो। तो एनएआरसीएल ने 5,000 करोड़ रुपए एसबीआई को दे दिया। एसबीआई पूछती बाकी का 5,000 करोड़ का क्या? एनएआरसीएल बोलता है कि जब भी मैं एनपीए दूसरे पार्टी को बेच दूंगा तो ही जाके मैं आपको पैसा आपका वापस कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी कितना देना है? एनएआरसीएल 5,000 करोड़ बैंक को देना है। तो मान के चलो बस 30% ही अमाउंट रिकवर हो पाया। 5,000 ऑफ 30% कितना होता है? दैट इज 1,500 करोड़। तो 1,500 करोड़ से रिकवर कर पाया एनएआरसीएल वो एनपीए के द्वारा। तो एनएआरसीएल क्या करेगा? 1,500 करोड़ बाद में एसबीआई को दे देगा।
ठीक है, अगर वो ज्यादा कर पाया, उसकी लिमिट से ज्यादा कर पाया, तो क्या करेगा, 5,000 करोड़ बैंक को दे देगा और बाकी अपने फंड में रख देगा, बाकी अपने पास रख देगा। ठीक है, एनएआरसीएल एक बैड बैंक है। ठीक है, सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और बैड बैंक का मीनिंग आप समझ लो। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज मतलब कैसे कंपनीज, ऐसे कंपनीज जो दूसरे एंटिटीज का एनपीए को बाय करते हैं। यही चीज आपने तो सर बैड बैंक के बारे में भी बताई थी, तो मैं वही चीज फिर से बताऊंगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब ऐसे कंपनीज जो एनपीए को खरीदते हैं। बैड बैंक मतलब ऐसे कंपनीज जो एनपीए को खरीदते हैं। तो दोनों तो एक ही चीज हो गई। ठीक है, बट इनका फंक्शन सेम है, बट इनकी ओनरशिप डिफरेंट होती है, इनके ओनर्स डिफरेंट होते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसे कंपनीज होते हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल XYZ लिमिटेड या राहुल लिमिटेड अगर अपनी कोई एआरसी बना रहा है, अपनी कोई ऐसी एंटिटी बना रहा है जो एनपीएस को खरीदेगी बैंक से, तो आप उसको बोलोगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर गवर्नमेंट कोई अपनी एंटिटी बना रहा है और वो एंटिटी बैंक से एनपीए खरीदेगी, तो आप उसको बोलोगे बैड बैंक। ठीक है, सो बैड बैंक इज अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी और अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओन्ड एंटिटी, whereas asset reconstruction company is a private owned entity, but दोनों का functions is exactly similar. I hope this is clear. Okay, so just एक बार ये पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल। ठीक है, तो वहां पे ये बिल में टेररिज्म की डेफिनेशन लिखी हुई थी। अभी वो टेररिज्म के डेफिनेशन में एक वर्ड ऐड किया है हमने, जिसका नाम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब क्या है यार, ऐसी कोई भी एक्ट या ऐसा कोई भी इंसिडेंट जिसके वजह से हमारे कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को थ्रेटन किया जाता है, उसको आप इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बोलोगे। तो ये इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ऐड किया है इन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। ठीक है, एक नया चेंज भी लाया गया है सेक्शन 73 में। यहां पे बोला गया है कि यार कोर्ट्स के द्वारा जो भी प्रोसीडिंग्स पब्लिश की गई है अगेंस्ट इन द फेवर ऑफ रेप विक्टिम्स, तो वो रेप विक्टिम्स के बारे में जो भी प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर जो भी रेप विक्टिम का नाम है उसके बारे में कोई भी XYZ न्यूज़पेपर, XYZ मीडिया एजेंसी या फिर कोई भी XYZ पर्सन वो विक्टिम का नाम कहीं पे भी पब्लिश नहीं कर सकता है विदाउट टेकिंग द कंसेंट फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल XYZ न्यूज़पेपर है, उन्होंने अगर रेप विक्टिम का नाम उनके पेपर में लिखा है और उनका नाम लिखा है बिना कोई कोर्ट के परमिशन लिए बिना, तो ये XYZ न्यूज़पेपर को फाइन हो जाएगी और उन्हीं के साथ साथ जो भी उनके डायरेक्टर्स रहेंगे उनको जेल भी हो जाएगी अप टू 2 years। ये चीज सेक्शन 73 में लिखा हुआ है। सेक्शन 86 क्या बोल रहा है, क्रूएल्टी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्रूएल्टी किसके अगेंस्ट में, विमेन्स के अगेंस्ट में। अगर कोई XYZ पर्सन विमेन को कोर्स करता है, विमेन को कोर्स करता है फॉर सुसाइड एक्टिविटीज, उनको परेशान करता है, उनको उनके साथ फिजिकल हरासमेंट करता है, उनके साथ टॉर्चर करता है, तो उसको भी कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी
ये चीज सेक्शन 86 में बोला गया है। तो सेक्शन 86 में क्रुएल्टी को डिफाइन किया गया है। ओके, नया टर्म एक लेके आया है हमने और से ये बिल में, मेंटल इलनेस को रिप्लेस किया गया है विद द अनसाउंड माइंड। ठीक है, मेंटल इलनेस वुड बी रिप्लेस्ड विद एन अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट इज ऑपरेशन 1027। ये ऑपरेशन 1027 में क्या किया जा रहा है, जो म्यांमार है, म्यांमार अपने आजू बाजू के एरियाज को, नियर बाय एरियाज को कैप्चर कर रहा है। कैसे एरियाज को कैप्चर कर रहा है? ऐसे एरियाज को कैप्चर कर रहा है जो चाइना के बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसे एरियाज है, वो बोल रहे हैं कि हमें चाइना के बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करना है, तो चाइना उनके थ्रू, वो एरियाज के थ्रू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएगा क्या? रोड्स को डेवलप कर पाएगा क्या? रेलवेज को डेवलप कर पाएगा क्या? पोर्ट्स को डेवलप कर पाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एरियाज है वो बोलते हैं कि हमें चाइना को सपोर्ट नहीं करना है। तो वो बोल रहे हैं कि हमें चाइना को सपोर्ट नहीं करना है, तो ऑब्वियसली चाइना भी कुछ एक्टिविटीज कर नहीं पाएगा वो पर्टिकुलर एरिया में। बट चाइना ऐसा नहीं चाहती है। चाइना बोलती है कि हमें पूरे वर्ल्ड में अंडर दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमें गुड्स को सप्लाई करना है, वेदर दैट बी विद द हेल्प ऑफ रोड्स, रोड्स, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और द पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम तो गुड्स को दूसरे जगह पे भेजेंगे ही भेजेंगे ताकि हमारा एक्सपोर्ट इनकम बढ़ना चाहिए, ऐसा चाइना बोलता है। तो म्यांमार क्या कर रहा है? म्यांमार चाइना की मदद कर रहा है। म्यांमार के जो डिफेंस फोर्सेस है, म्यांमार के जो इंसर्जेंट्स लोग हैं, वो हेल्प कर रहे चाइना का टू कैप्चर द नियर बाय एरियाज। तो यही म्यांमार के इस कैंपेन को, इस इनिशिएटिव को हम ऑपरेशन 1027 बोल रहे हैं। ऑपरेशन 1027 इज नथिंग बट कैप्चरिंग अ सिग्निफिकेंट बॉर्डर एरियाज नियर द म्यांमार। तो कौन कर रहे हैं यार, ये कौन काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं थ्री ब्रदरहुड अलायंस। कौन कौन है उसमें? म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, टैंग नेशनल लिबरेशन पार्टी एंड अराकन आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट इज आसबा। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय आसबा? ठीक है यार, मान के चलो राहुल है, उसको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ठीक है, तो आईपीओ की वैल्यू है 14,000 रुपए। तो राहुल के बैंक अकाउंट में 14,000 रुपए तो है। तो राहुल जाता है एक स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन में, मान के चलो जीरोधा के एप्लीकेशन पे, जीरोधा के एप्लीकेशन में अपनी रिक्वेस्ट डालता है फॉर बाइंग दैट आईपीओ। तो जैसे ही राहुल ने रिक्वेस्ट डाली, वैसे ही राहुल के बैंक अकाउंट से वो 14,000 रुपए ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, वो कहां पे ब्लॉक हो जाएंगे? बैंक के पास ही ब्लॉक हो जाएंगे। तो राहुल वो पैसे का इस्तेमाल कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक उसको आईपीओ एक तो अलॉट होता है, या फिर जब तक आईपीओ का एप्लीकेशन उसका रिजेक्ट होता है। तो आईपीओ के रिजल्ट आने तक राहुल वो पैसों का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर राहुल को आईपीओ अलॉट हो गया तो बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे और वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास चले जाएंगे। और राहुल को अगर आईपीओ अलॉट ही नहीं हुआ तो जो भी बैंक अकाउंट में पैसा है जो ब्लॉक हुआ है, वो अनब्लॉक हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द एस्बा फैसिलिटी। एस्बा फैसिलिटी इज नथिंग बट राहुल का पैसा आईपीओ के लिए उसके ही अकाउंट में ब्लॉक किया जा रहा है फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, until and unless the IPO results come out। तो यही चीज यहां पे बोली गई है। एस्बा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एस्बा बैंक्स मतलब कैसे बैंक्स? ऐसे बैंक्स जो एस्बा फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप एस्बा बैंक्स बोलोगे।
ओके तो यहाँ पे जस्ट मुझे आपको एस्पा के बारे में बताना था, और ये कुछ चीजें हैं। CDSL एक यूपीआई ब्लॉक फैसिलिटी को चालू करने वाला है 29 दिसंबर से। इसके बारे में अभी कुछ क्लियर कट आइडिया नहीं है। 29 दिसंबर को हमें क्लियर कट आइडिया आ जाएगी तो इस न्यूज को हम फिर से कवर करेंगे, बट अभी आपको एस्बा तो समझना है। एस्बा मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके तो CDSL ने क्या बोला है, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो हम पढ़ ही सकते हैं ना। हमें समझना नहीं है ये, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो हम आंसर को मार्क कर सकते हैं कि CDSL डिपॉजिटरी हमारा, आपको पता है 2 डिपॉजिटरी है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। डिपॉजिटरी का काम क्या है वो भी आपको पता है, हमने डिस्कस किया है। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है वो भी आपको पता है। तो CDSL ने यूपीआई ब्लॉक फैसिलिटी लॉन्च करने की बात की है। अब ये यूपीआई फैसिलिटी स्टार्टिंग में बस इक्विटी कैश सेगमेंट के लिए ही रहेगी इन द सेकेंडरी मार्केट्स। तो ये यूपीआई ब्लॉक फैसिलिटी अभी के टाइम पे प्राइमरी मार्केट्स में तो है, बट अभी हमें उसको सेकेंडरी मार्केट्स में लॉन्च करना है। इसी बात की प्लानिंग चल रही है बाय दी सेबी एज वेल एज बाय दी स्टॉक एक्सचेंजेस। तो मार्केट रेगुलेटर बोलता है कि ये सेकेंडरी मार्केट का जो भी एस्पा फैसिलिटी है या फिर यूपीआई ब्लॉक फैसिलिटी है, हम ये जनवरी 1 से चालू कर देंगे, ठीक है। बट इट विल ऑब्वियसली बी एन ऑप्शनल फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज टू द स्टॉक ब्रोकर्स। Next is alternative investment fund. We have taken a very detailed lecture on this on 29th of November. That is in news 8 slide. वहां पे ऑब्वियसली 20 या 25 मिनट मैंने आपको AIF के बारे में समझाया है। जिसको भी AIF नहीं पता प्लीज वो जाके देख लो। तो यहाँ पे क्या न्यूज है, यहाँ पे ये न्यूज बोली गई है कि जो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के इन्वेस्टर्स है, जैसे राहुल है, राहुल ने अपना पैसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में डाला। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को बोला गया है कि राहुल का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। मतलब यार राहुल ने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट भी तो देना पड़ेगा ना राहुल को। तो वो सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही स्टोर किया जाना चाहिए डीमैट अकाउंट के अंदर, ऐसा सेबी बोल रही है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी। तो एक एक लाइन पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। In the bid to ease the compliance burden of AIF, SEBI has given them more time to credit units into the demat account of investors. SEBI has specified the process to be followed in case where the investors have to provide the demat account details to AIFs. AIFs with a corpus of 100 crore will have to credit units to the existing investors by January 31, 2024. यहाँ पे जो भी नीचे आपको डेट्स दिखेगी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू 2024। तो यहाँ पे बोला गया है कि राहुल ने ऐसे AIF में पैसा डाला है जो AIF का इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 500 करोड़ से। तो उस केस में राहुल जैसे इन्वेस्टर्स को जो भी उसको शेयर सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे AIF को, वो डीमैट फॉर्म में ही होने चाहिए। उसके शेयर सर्टिफिकेट डीमैट फॉर्म में ही जमा किए जाने चाहिए बाय द जनवरी 31, 2024। तो राहुल ने मे भी पिछले साल भी इन्वेस्ट किया है AIF में, तो वो पूरे के पूरे राहुल के शेयर सर्टिफिकेट डीमैट अकाउंट में ही चले जाने चाहिए बाय जनवरी 31, 2024। ओके, यही पहले डेट दी हुई थी AIF को अक्टूबर 31 की, बट वो डेट्स तक सारे के सारे AIFs ये चीज को कंप्लाई नहीं कर पाए, जिसके वजह से अभी डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अगर कोई न्यू यूनिट्स अगर राहुल अभी खरीद रहा है यार, अगर राहुल आज के दिन खरीद रहा है तो ऑब्वियसली AIF को आज के आज ही राहुल के इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट डीमैट अकाउंट के अंदर ही रखना पड़ेगा। बट ये तो 500 करोड़ के ऊपर है, 500 करोड़ के नीचे वाला क्या? 500 करोड़ के नीचे वालों को बोला है कि आपके पास मई 10 तक का टाइम है, आप तब तक आपके इन्वेस्टर्स का जो शेयर सर्टिफिकेट है वो डीमैट अकाउंट में रख देना, ठीक है। कब? लेस देन 500 करोड़ वाले केस में।
बट जो भी एआईएफ में इन्वेस्ट किया जाएगा आफ्टर अप्रैल 2024, आफ्टर 30th अप्रैल 2024, तो वो नए जो इन्वेस्टमेंट रहेंगे वो ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट में ही जाने चाहिए। ठीक है, तो 500 करोड़ वाला डेट, ग्रेटर देन 500 करोड़ वाले डेट्स आपको याद रखने हैं, लेस देन 500 करोड़ वाले डेट्स आपको याद रखने हैं। ओके, तो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है वो भी एक बार समझ लो। पहले तो एक सिंपल एग्जांपल समझो। राहुल के पास 100 करोड़ रुपीस है, राहुल 100 करोड़ का लोधा का फ्लैट खरीदना चाह रहा है, लोधा बिल्डर्स का फ्लैट खरीदना चाह रहा है। तो राहुल बोलता है कि हम आपको ना पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा नहीं देंगे, जैसे जैसे आपका काम होते रहेगा वैसे वैसे हम आपको पार्ट बाय पार्ट पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे राहुल 7 BHK खरीद रहा है, राहुल बोल रहा है कि एक बेडरूम का अगर काम हो गया तो हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, 3 बेडरूम का काम हो गया तो उसके बाद हम आपको एडिशनल 30 करोड़ रुपए देंगे। तो राहुल बोलता है पार्ट बाय पार्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट बिल्डर बोल रहा है कि राहुल मुझे आप पे तो भरोसा नहीं है, मैं क्यों आप पे भरोसा करूं, क्या आप मुझे पैसे दोगे या नहीं दोगे? सही बात है ना, कैसे भरोसा करेगा वो? ठीक है, तो बिल्डर बोलता है कि आप मुझे पूरा का पूरा 100 करोड़ अभी दे दो और हम आपका घर बना देंगे। राहुल बोलता है यार मुझे भी आप पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राहुल अपना पैसा एक थर्ड पार्टी अकाउंट में रखेगा, बिल्डर के अकाउंट में भी नहीं डालेगा, राहुल के अकाउंट में भी वो पैसा नहीं रहेगा। राहुल अपना 100 करोड़ एक थर्ड पार्टी अकाउंट में रखेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी अकाउंट कोई भी अकाउंट हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल राहुल ने ये थर्ड पार्टी अकाउंट एनबीएफसी के पास ओपन कर दिया। तो यहां से यहां से जो 100 करोड़ रुपीस रहेगा राहुल के जो एनबीएफसी वाले अकाउंट में रहेगा। ठीक है, तो यहां पे राहुल का भी उसके पैसों पे पूरा हक नहीं है और बिल्डर का भी राहुल के पैसों पे कोई हक ही नहीं है। राहुल का क्यों हक नहीं है? क्योंकि वो तो राहुल का पैसा है ना। बट राहुल का पैसा उसने खुद के बैंक अकाउंट में नहीं रखा है, उसने एक एस्क्रो अकाउंट में रखा है, दैट इज थर्ड पार्टी अकाउंट, जहां पे राहुल की भी कोई राइट्स नहीं रहेगी और जहां पे बिल्डर की भी कोई राइट नहीं रहेगी। तो जब भी एक बेडरूम बिल्डर बनाएगा, बिल्डर का काम रहेगा कि एनबीएफसी को बताना, एनबीएफसी के एस्क्रो अकाउंट में बताना कि हमने एक बेडरूम बना दी है। फिर वो एस्क्रो अकाउंट से एनबीएफसी पूछेगा राहुल को कि ये अकाउंट में से पैसा जो है बिल्डर को देना है या नहीं देना है। राहुल बोलता है देना है तो ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 100 करोड़ का फंड है राहुल का, उसने रखा है थर्ड पार्टी अकाउंट में, वो थर्ड पार्टी अकाउंट को ही आप एस्क्रो अकाउंट बोलते हो। तो जब भी बिल्डर का काम हो जाएगा, एक घर बनाने का, एक रूम बनाने का, बिल्डर एप्लीकेशन कर देगा एस्क्रो अकाउंट के पास जो एनबीएफसी के पास है। एनबीएफसी देखेगी कि उसका काम हुआ है या नहीं हुआ है, एनबीएफसी राहुल से परमिशन लेगी तो ही जाके पैसा बिल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्डर को भी पता है कि यार मुझे मेरा पैसा मिलने वाला है जैसे जैसे मैं काम करूंगा। राहुल के पैसों की भी सिक्योरिटी बनी रहेगी क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी के पास है, वो बिल्डर के पास नहीं है। ठीक है, तो राहुल को पता है मेरा पैसा भी सेफ है। तो एस्क्रो अकाउंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है अगर आप नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शंस में भी देख रहे हो। जब भी आप घर यूजुअली लेने जाते हो, आप बिल्डर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप एस्क्रो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, एस्क्रो डीमैट अकाउंट। यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राहुल एक आलसी इन्वेस्टर है जिसने एआईएफ में इन्वेस्ट किया है, बट राहुल ने अभी तक डीमैट अकाउंट के डिटेल्स उसके एआईएफ को ही नहीं दिए हुए हैं। तो उस केस में एआईएफ जो शेयर सर्टिफिकेट्स है राहुल के डीमैट अकाउंट में डाल सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं डाल सकता है। ओके, तो इस केस में एआईएफ को बोला गया है सेबी के द्वारा कि आपको एक एस्क्रो डीमैट अकाउंट बनाना है
और ये एस्क्रो डीमैट अकाउंट में आपको शेयर सर्टिफिकेट रखने हैं। कब तक? जब तक राहुल अपने डीमैट अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है, समझना चाहिए आपको ये। अगर मान के चलो यार राहुल ने इन्वेस्ट किया है 100 रुपीज AIF में, अब 2 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है राहुल ने, तो राहुल के पास डीमैट अकाउंट के डिटेल्स ही नहीं है, बट उसने तो इन्वेस्ट किया है। तो उस केस में शेयर सर्टिफिकेट अगर डिजिटल फॉर्म में देने हैं तो AIF दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, क्योंकि राहुल के पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए अगर वो शेयर सर्टिफिकेट को उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखना है तो। ओके, तो राहुल के पास तो है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये AIF वाले खुद के पास रखेंगे क्या? वो खुद के पास राहुल का शेयर सर्टिफिकेट रखेंगे? नहीं, नहीं रख सकते। सेबी बोलेगा कि हम आपको रखने नहीं देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाद में AIF ऐसा भी तो बोल सकता है ना कि राहुल ने हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था, ये जो शेयर सर्टिफिकेट ये हमारा ही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? राहुल जैसे इन्वेस्टर के साथ, उनके साथ फ्रॉड किया जाएगा बाय द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो यही चीज को रोकने के लिए एक थर्ड पार्टी अकाउंट बनाने की बात की गई है। थर्ड पार्टी अकाउंट को आप एस्क्रो अकाउंट बोलते हो। यहाँ पे कौन से थर्ड पार्टी अकाउंट की बात कर रहे हैं? एस्क्रो डीमैट अकाउंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट में डीमैट शेयर्स को रखा जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा ये पर्टिकुलर एस्क्रो डीमैट अकाउंट में। So I guess this is very clear, and this is the last topic of our lecture, and I hope everything is clear that we have talked about escrow account, GDP, inflation, Foxconn, fiscal prudence, and so on and so forth. I hope you liked this session. If you do liked it, do let me know in the comment section. Your comments are much more valuable to me because I have recently started this initiative on the eve of Lakshmi Pujan. You please watch this video. I'll come up with the next video regarding the RBI's report on state of finances that has been recently published by RBI 2 to 3 days back only. So that I'll come through. Thank you so much.